Hello दोस्तों नमस्कार and again welcome in today's lecture we will discuss about the blood corpuscles यानी कि बात करें अपन ब्लड सेल्स भी इनको बोल सकते हैं लेकिन अपन ब्लड सेल्स की जगह ब्लड कॉर्पस्कल्स अगर बोले तो ये उससे ज्यादा सटीक रहेगा। अपन बात करें कि ब्लड के अंदर जो सेल्स या फिर जो सेल्स के कंपोजिशन या फिर बात करें कि सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो या तो कंप्लीट सेल्स नहीं होती हैं या फिर बात करें कि जो सेल्स होती हैं वो कंप्लीट सेल वाली प्रॉपर्टी रखती नहीं है। तो अपन इनको ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने देखा प्लाज्मा का कंपोजिशन यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो वाली चीजें अपन ने डिस्कस की। हमारा टॉपिक चल रहा था सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल और उसके अंदर बात कर रहे थे अपन ब्लड एंड सर्कुलेशन की। ठीक है, और ब्लड एंड सर्कुलेशन के अंदर अपन ने एक पॉइंट क्लियर कर लिया था प्लाज्मा वाला, या फिर बात करें ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है उसको डिफाइन किया था अपन ने। ठीक है, आज वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे अपन यहाँ पर ब्लड सेल्स या फिर बात करें सटीक तरीके से ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब रक्त कणिकाएं, इनको रक्त कोशिकाएं बोलने के बजाय रक्त कणिकाएं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जैसे कुछ सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वो कंप्लीटली सेल वाली प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करती है। ठीक है, वो एक सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो उनको अपन कंप्लीट सेल नहीं बोल सकते, इसलिए इनको इनको अपन कॉर्पस्कल से जो है वर्ड वो इसके यूज में ले रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारी ब्लड की सेल से रक्त कोशिकाएं या फिर सही तरीके से बोले तो रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाओं के अंदर आज जो अपन देखने वाले हैं वो है ये सारी सेल्स जो आपकी स्क्रीन पर है। ये जो सेल्स हैं वो है WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स है। और ये मैक्रोफेज जो है ये भी WBC सेल है, लेकिन मैंने इसको मार्क क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो मोनोसाइट होती है यही किसी टिश्यू के अंदर एंटर होने के बाद में मैक्रोफेज यानी कि बड़े पैथोजेंस को खाने वाली सेल बन जाती है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है मास्ट सेल के अंदर। मास्ट सेल को अपन यहाँ पर ब्लड सेल्स के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? अगर कल अपन यहाँ पर हेमेटोपोइसिस या हेमोपोइसिस देखेंगे तो वहां पर क्या होगा ना कि अपन मास्ट सेल को तो बोन मेरो में फॉर्मेशन होते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात करें अपन तो अपन उसको ब्लड सेल के अंदर काउंट ही नहीं कर रहे। क्यों? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी वो सेल होती है मास्ट सेल, वो जो म्यूकस वाली लेयर होती है हमारी स्किन की म्यूकोसल, उसके इनसाइड में होती है, यानी कि वो ब्लड स्ट्रीम की सेल है ही नहीं, वो कनेक्टिव टिश्यूज में रहने वाली सेल्स है, इसलिए उसको ब्लड सेल्स के अंदर अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सामने सेल्स है ये वाली सेल्स की अपन बात करेंगे। एक इसके अंदर WBC के अलावा है RBC, रेड ब्लड सेल, जो हमारे हर टिश्यूज हर सेल को ऑक्सीजन देता है। और फिर है प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बनाकर रखता है, कहीं भी इसको व्यर्थ बहने नहीं देता है। और WBC हमारी जो हमारे लिए 24 घंटे लड़ती रहती है ब्लड के कंपोजिशन में, कि 55 जो परसेंट है वो प्लाज्मा है, 45% है वो ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या है? प्लेटलेट है, ल्यूकोसाइट्स। ये जो वर्ड्स है ना ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ये क्या है? लैटिन और ग्रीक इनका ओरिजिन है, वहां से लिए गए हैं। और वहां से क्यों लिए गए हैं? क्योंकि एक तो वो यूनिवर्सल जो लैंग्वेज थी वो रह गई, दूसरी बात है कि जो अर्ली साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशंस थी वो वहीं से उसी लैंग्वेज में स्टार्ट की गई थी। यानी कि अब जो नेम वगैरह है वो एरिया वाइज वेरी ना करें, उनसे बचने के लिए जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड्स है, वन वर्ड्स हैं, वो यहाँ पर यूज किए गए हैं। पूरी साइंस में ही यूज किए गए हैं, भले वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जो भी है, वहां पर सब में लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, कहीं पर ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। वो इसलिए लिए गए हैं कि वो वेरी ना करें, और अर्ली साइंटिस्ट की जो लैंग्वेज थी वो वहीं उसी लैंग्वेज में डिफाइन करते थे। ठीक है, तो ये जो सेल्स है प्लेटलेट है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का मतलब है यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स है। और इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब रेड और साइट मतलब सेल, रेड सेल, RBC। ठीक है, WBC कौन कौन सी है यहाँ पर? न्यूट्रोफिल 60 से 70%, ये वाली इसी स्लाइड में देख लीजिए, आप अलग अलग में वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर याद नहीं होगा। वहां पर मैं बताऊंगा कि इसको न्यूट्रोफिल ही क्यों कहा गया, इस सेल को इसिनोफिल क्यों कहा गया, इसको माइक्रो जो मैक्रोफेज है वही क्यों कहा गया। अलग अलग सेल्स के अपन जो नाम है उसी से अपन उनका जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, उन्हीं से उनके फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो न्यूट्रोफिल है वो 60 से 70% है, लिम्फोसाइट है वो 20 से 25% है, और मोनोसाइट जो है वो 3 से 8% है। इयोसिनोफिल, बेसिनोफिल, ये जो बेसोफिल ये 0.5 से 1% है, और इयोसिनोफिल 2 से 4% है। अब मैं बताता हूँ आपको कि न्यूट्रोफिल का नाम न्यूट्रोफिल क्यों किया गया। जैसे अपन ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो स्लाइड के अंदर क्या है ना, अपन स्लाइड या फिर बात करें कि स्मीयर बनाते हैं ब्लड की, फिर उसको अलग अलग कलरों में स्टेन करते हैं। तो स्टेन करते हैं तो ये जो न्यूट्रोफिल है ये नेचुरल पिंक कलर से स्टेन होता है, नेचुरल पिंक कलर को पिक कर लेता है।
इसलिए इसका नाम रखा गया यहाँ पर न्यूट्रोफिल। फिर ये दो जो सेल्स है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, मोनोसाइट का इसलिए मोनोसाइट रखा गया क्योंकि इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस का लूप होता है, बाकी के अंदर मल्टी लूप्स होते हैं, वो भी देखेंगे। फिर लिम्फोसाइट का लिम्फोसाइट क्यों रखा गया, क्योंकि ये सेल ब्लड स्ट्रीम से ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम की सेल है, लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर फ्लो करती है, इसलिए इसका लिम्फोसाइट रखा गया। फिर आती है एसिनोफिल, और इयोसिनोफिल क्यों कहा गया, क्योंकि ये इयोसिन नाम की डाई से स्टेन होती है। फिर बेसोफिल को बेसोफिल क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है वो बेसिक ब्लू कलर से स्टेन होती है, ठीक है, इसलिए इसको बेसोफिल कहा गया, ये इसके नाम दे दिए। फिर बात करें अपन यहीं पर कि ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। दो कैटेगरीज कौन सी, कि ये जो दो सेल्स है ना, इनको तो रखा गया ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और एक दो तीन इनको रखा गया ग्रेनुलोसाइट। ये क्यों रखा गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल को अपन ने देखा कि इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल कैसी होती है, स्मॉल होती है, बायो कनकेव होती है। एक अपन ने देखा उत्तल लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक देखा अपन ने उत्तल लेंस, वो कौन सा होता है, कनकेव। तो जो उत्तल लेंस होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है, उसके जैसी स्ट्रक्चर आरबीसी की होती है, बायोकनकेव डिस्क जैसी। और वैसी क्यों होती है वो देखते हैं। जो मेच्योर आरबीसी है वो एन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस नहीं होने के पीछे रीजन है क्योंकि इसके अंदर गैस को एक्सचेंज करने के लिए, इसका काम तो आपको पता है कि O2 को तो ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यू तक, लंग्स से लेकर टिश्यू तक, और टिश्यू से CO2 को पिक करके लंग्स तक छोड़ती है। तो अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होगा तो उसको यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा गैसों को एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा जो इसका है वो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता, ये क्या करती है, O2 को ट्रांसपोर्ट करती है, तो आपको पता ही है। और O2 को ट्रांसपोर्ट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि रेस्पिरेशन के अंदर O2 कंज्यूम करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होगा तो वो O2 को चोरी कर लेगा, यहाँ से पिक कर लेगा, और O2 को वो काम में लेगा तो ये टिश्यू तक कैसे पहुंचा पाएगी, इसलिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो बढ़ाने के लिए ही इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बायोकनकेव होती है। और अलाउ टू बी द फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इसलिए होती है कि हमारे दिमाग की बहुत सारी कैपिलरीज नैरो है, वो नैरो कैपिलरीज से भी आरबीसी को गुजरना पड़ता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है और इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। यानी कि आपकी बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी, आरबीसी की। और आप बोलते हो कि आपका कोई कहना ही नहीं मानता, इसको आपके कहने की जरूरत तक नहीं है, ये 24 घंटे आपके लिए ऑक्सीजन को उठाती है और हर ऑर्गन तक पहुंचाती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, वही फंक्शन जो अभी आपने देखे, हमने देखे कि O2 को उठाता है टिश्यू तक, टिश्यू से CO2 को उठाता है लंग्स तक, ये वाला इसका फंक्शन है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आरबीसी का मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के हैं जो रेड कलर के होते हैं। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास में क्या होता है कि एक एक ग्रुप आयरन के होते हैं, एक एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये आयरन के मॉलिक्यूल्स है, वो एक आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और उसको पकड़ कर ले जाता है। यानी कि एक आरबीसी ने कितने ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट किए, 4। और यहां पर होता अगर सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट, तो उसके अंदर 4 हीमोग्लोबिन नहीं होते एक आरबीसी में। लाइफ स्पेन होता है इसका 120 डेज का, 120 डेज का ही लाइफ स्पेन क्यों होता है, यानी कि इसका जीवन काल 120 दिन का क्यों होता है। 120 दिन का इसलिए होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और बाकी के ऑर्गन्स भी नहीं होते, इसलिए आरबीसी अपने आप को रिपेयर नहीं करता और जल्दी डेड हो जाता है। और ये डेड होता है उससे पहले ही इसको रिसाइकल कर दिया जाता है। इसके जो मटेरियल होते हैं ना, एमिनो एसिड वगैरह हैं, लिपिड्स वगैरह हैं, उनको रिसाइकल कर दिया जाता है। जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो एनकलफ करके इनको डाइजेस्ट करके जो मटेरियल होता है उसको रिसाइकल कर लिया जाता है। ये थी दोस्तों हमारी आरबीसी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर सेल्स थी वो आरबीसी थी। आरबीसी के बाद में अगर कोई सेल ब्लड के अंदर नंबर्स में क्वांटिटीज में होती है तो वो होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी के काम क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अंदर होते क्या क्या है। डब्ल्यूबीसी के अंदर कंप्लीट सेल वाले ऑर्गन्स होते हैं न्यूक्लियस के साथ में,
यानी न्यूक्लियस भी होता है, बाकी सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, दे आर फार लेस न्यूमरस देन आरबीसी, यानी कि आरबीसी के जो नंबर्स होते हैं वो क्वांटिटी ज्यादा होती है और आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी कम होती है। प्राइमरी सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा, आप देखोगे कि बैक्टीरिया या फिर कोई भी डिजीज कोज करने वाला पैथोजन है, अगर वो आपके अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करती है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे पहले रेस्पॉन्ड करती है न्यूट्रोफिल्स, जो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा होती है, यानी डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती है उनमें सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये इनका काम होता है। फिर देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। दो मेन कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया गया, ये फर्स्ट वाली स्लाइड देखिए आप, कि इसके अंदर क्या हुआ ना, कि इनके अंदर देख लीजिए कि बेसोफिल के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, इयोसिनोफिल के अंदर भी ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल के अंदर भी ग्रेन्यूल्स हैं, और इन दो के अंदर ग्रेन्यूल्स है ही नहीं, तो इन तीन सेल्स को तो डाल दिया ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स हैं, और यहाँ पर इन दो सेल्स को डाल दिया मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को एग्रेनुलोसाइट, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है, साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्स हैं वो नहीं है। ठीक है, दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, ये हो गई ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और ये हो गई एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला ग्रुप है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है ना, ये सेल्स के अंदर विजिबल ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये ग्रेन्यूल्स किस चीज के होते हैं, ये होती है सेक्रेटरी वेसिकल्स, यानी कि ऐसी वेसिकल्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज होगी, तो जो वेसिकल्स के अंदर मटेरियल था वो सेल के बाहर जो है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम्स और केमिकल्स। ये एंजाइम्स और केमिकल्स क्या करते हैं, फाइट विथ पैथोजेंस, पैथोजन से लड़ते हैं, यानी कि इन ग्रेन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं जिनसे वो जो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, उनसे लड़ाई करती है हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स। फिर बात करते हैं न्यूट्रोफिल, यानी कि जो दानेदार साइड से सेल्स होती हैं उनके अंदर पहली सेल आती है न्यूट्रोफिल। ठीक है, और ये होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की 50 to 70%, एंड न्यूक्लियस मल्टीलूम्ड होता है इसके अंदर, जैसा बैकग्राउंड के अंदर दिख रहा है ना आपको, ये वाली पीडीएफ में खराब नहीं कर रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएगी एकदम क्लियर। ये देख लीजिए, ये 3 से 5 लूब के अंदर इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसी मल्टी लूब के कारण इसको पोलीमोर्फो न्यूक्लियस, यानी कि पोली यानी कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, और मोर्फो यानी दिखने वाले, और न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस। ठीक है, एक से ज्यादा दिखने वाले न्यूक्लियस ऐसी सेल न्यूट्रोफिल, जो क्या होती है, नेचुरल पिंक कलर से स्टेन होती है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल कहा गया था। और फंक्शन क्या है, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है, अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है आपके अंदर या आपकी सेल के अंदर, तो सबसे पहले ये है वो रिस्पॉन्स करेगी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन में। दे आर हाईली मोबाइल, ये पूरी बॉडी में भागती रहती है, जैसे जैसे ब्लड भागता है ना वैसे वैसे भागता है, हाईली मोबाइल पैथोसाइटिक। ठीक है, दे एनग्लव एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन, खा जाती हैं या फिर किल कर देती हैं। एंड ग्रेन्यूल्स कंटेन पावरफुल एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, और डिफेंसिसिन, यानी कि ये डिफेंसिन ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वायरस या फिर जो बैक्टीरियाज होती हैं उनकी सेल वाल को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद में इनको किल किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन पस, यानी कि आपने नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं अपन मवाद। मवाद अपने को कहीं पर इंजरी हुई होती है, कोई घाव हुआ होता है, कोई वुंड हुआ हुआ होता है, तो वहां पर क्या होता है ना, कि काफी दिन तक अगर वो घाव हमने ध्यान नहीं दिया, रह गया, तो वो वहां पर मवाद पड़ जाती है, व्हाइट सी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। वो क्या होता है कि वहां पर जो बैक्टीरिया था उसको न्यूट्रोफिल ने खाया, और फिर उसको मारते मारते खुद ने ही सुसाइड कर लिया उसको मारने के लिए। इतने सारे बैक्टीरिया थी कि जैसे ही डब्ल्यूबीसी जा रही थी उसको खा के खुद ही सुसाइड कर रही थी, उसको भी मार रही थी खुद भी। लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे 1 स्क्वायर फीट का एरिया है किसी टेबल का या फिर किसी सरफेस का ड्राई का, तो वहां पर 1000 से लेकर मिलियंस ऑफ फ्लोरा, यानी कि बैक्टीरिया डिजीज कोज करने वाले माइक्रोब्स वहां पर मिल जाएंगे। तो सोचिए आप दिन के अंदर कितने बैक्टीरियाज अपन खा जाते हैं, कितने बैक्टीरियाज के अपन कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो उनसे लड़ता कौन है, न्यूट्रोफिल। और आप बोलते हो कि आपके लिए कोई लड़ता नहीं है, आपका कोई है नहीं, एक बार अपनी बॉडी की सेल्स को तो पूछिए, वो आपके लिए कैसे काम करती रहती हैं। भले सर्दी हो गर्मी हो, वो आपके लिए 24 घंटे लड़ाई करती रहती है, पैथोजेंस को लेकर खुद ही मर जाती हैं, लेकिन आपसे लड़ाई नहीं छोड़ती, आपके लिए लड़ना नहीं छोड़ती। ठीक है, तो वो थी न्यूट्रोफिल्स की
ठीक है। तो पस क्या होता है ना, वो मवाद होती है जहां पर न्यूट्रोफिल से जा जाके बैक्टीरियाज के साथ में डेड हो जाती है और जम जाती है, उसको बोलते हैं पस। सेकेंड हमारी ग्रेन्युलोसाइट है, वो है इओसिनोफिल, और इसका नाम इओसिनोफिल इसलिए रखा गया कि ये इओसिन डाई से स्टेन हो जाती है। ठीक है, नाम कंफर्म हो गया। 2 से 4% ऑफ ए टोटल डब्ल्यूबीसी बाई लूब, यानी कि ये दिख रहे होंगे बैकग्राउंड के अंदर, 2 लूब में इसका न्यूक्लियस होता है और हेडफोन जैसे ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स हमने बताया कि स्टेन ब्राइट रेड से स्टेन हो रहे हैं। इसको ब्राइट रेड को आपको कहीं कहीं एसिडिक रेड भी मिलेगा कलर। ठीक है, यूसिन डाई से। फंक्शन क्या है इसके, 2 मेन फंक्शन है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन, रिलीज टॉक्सिन केमिकल्स फ्रॉम देयर ग्रेन्यूल्स, किल पैरासिटिक लाइक बोम आर टू लार्ज टू बी फेगोसाइटोज। यानी कि बड़े जो पैथोजेंस होते हैं जो एंगल्फ नहीं किया जा सकता, फेगोसाइट नहीं किया जा सकता, ऐसे पैथोजेंस लाइक वोम, कीड़े तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को ये किल करती है। ठीक है। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर क्या है ना, कि अगर किसी तरीके की एलर्जी हो गई तो वहां पर इन्फ्लामेशन, सोजन का इसका जो रोल है, एलर्जी इस सोजन का इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करती है, जिससे अपने को ये पता लग जाता है कि हमारे को एलर्जी हुआ है, यहाँ पर स्वेलिंग हुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं अपन ग्रेनुलोसाइट है थर्ड, इसका थर्ड ग्रेनुलोसाइट है बेसोफिल, और ये बेसिक ब्लू कलर से स्टेन हो जाती है, इसलिए इसको बेसोफिल कहा गया। और ये टोटल डब्ल्यूबीसी की 1% होती है। इसके अंदर क्या होता है ना, इतने सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं कि ये न्यूक्लियस को भी क्लियरली दिखने नहीं देते। डार्क ब्लू या फिर पर्पल कलर के जो है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बाइलूब्ड होता है और हिडन होता है इनसे डार्क स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स से। इतने सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इतने सारे ग्रेन्यूल्स क्यों होते हैं? हिस्टामिन ए वेसोडाइलेटर, दोस्तों एक होता है वेसो डाइलेटर और एक होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करवाता है ना, कि ब्लड सेल्स को नैरो करता है, पतली करता है, और वेसोडाइलेटर डायमीटर इंक्रीज करता है। यानी कि एलर्जिक कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है ना, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, तो ये ब्लड सेल्स के ऊपर दबाव नहीं पड़े, इसलिए ये हिस्टामिन रिलीज करता है, ब्लड वेसल्स को लीड करता है, जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है। और जो हमारी ये है वेसो कैपिलरीज है, वेन्स है, आर्टरीज है, इनके डायामीटर को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इनको वेसो डायलेटर बोलते हैं। और एक होते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, जो हमारी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनके डायामीटर को कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टामिन क्या काम करता है, वेसोडाइलेटर का। एक होता है हेपेरिन इन ग्रेन्यूल्स के अंदर। हेपेरिन किस काम में आता है? इमरजेंसी में नेचुरल एंटीकोगुलेंट यानी ब्लड थिनर। ठीक है, फिर इसके फंक्शन देखते हैं कि दे प्ले की रोल इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, अपने बात कर लिया। ये हो गई हमारी ग्रेनुलोसाइट तीनों। कौन कौन सी? एक न्यूट्रोफिल, दूसरी इओसिनोफिल जो इओसिन डाई से स्टेन होती है, और तीसरी बेसोफिल। फिर देखते हैं एग्रेनुलोसाइट, ऐसी सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्स नहीं पाए जाते, डब्ल्यूबीसी की सेल्स। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं कि इनके अंदर क्या होता है? पहली बात तो मोनोन्यूक्लियर, एक ही न्यूक्लियस होता है। दे सेल लेक विजिबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसीलिए तो एग्रेनुलोसाइट बोला गया इनको। देयर न्यूक्लियर आर मोर रेगुलर, ये जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है वो मोर रेगुलर होती है, यानी कि अच्छे से दिखाई पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन लिम्फोसाइट की, जो ब्लड से ज्यादा लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए इसको लिम्फोसाइट कहा गया। 20 से 40% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी की होती है ये। न्यूक्लियस इसके अंदर वेरी लार्ज, इतना लार्ज कि टोटल सेल के एरिया को घेरे रखता है। एक थिन सी रिंग ऑफ साइटोप्लाज्म की साइड के अंदर बसती है। बैकग्राउंड में दिख रही होगी आपको इसकी स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है इसके? दे आर कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि ये अनुकूलित जो मेमोरी बेस्ड रेस्पॉन्स होता है, यानी कि इसने एक बार ये मेमोरी कर लिया कि ये पैथोजन है और इसको किल करना है, तो फिर ये उसके अंदर हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जैसे ही उससे डिजीज के पैथोजन आएंगे ये किल कर देगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कि ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है बी सेल्स, एक टी सेल्स, एक नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स क्या करती हैं? जैसे अपोप्टोसिल में सेल डेथ करवाते हैं, वो भी करवाती है। और कैंसर सेल जैसी सेल्स को, या फिर ऐसी सेल्स जो रिपेयर नहीं हो सकती, ऐसी सेल्स को ये किल करती हैं। बी सेल्स क्या करती हैं कि मान लीजिए कोई सेल है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको किल करना है, तो बी सेल उसके ऊपर एंटीबॉडी मार्क कर देती है, एंटीबॉडीज ऐड कर देती है, और टी सेल्स उन सेल्स को किल करती है, उन सेल को डिस्ट्रॉय करती है। ये होती है हमारी लिम्फोसाइट।
और इम्यूनोलॉजी के अंदर अपन इनसे क्लियर और इनके फंक्शन बता दूंगा मैं, ठीक है ना, कैसे ये सिग्नलिंग में काम में आते हैं, कैसे इनके सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और बाकी कल इनके फॉर्मेशन की अपन जो हेमेटोपोइसिस है उसके अंदर भी देखने वाले हैं। फिर देखते हैं एग्रेनुलोसाइट की सेकंड सेल मोनोसाइट, जो 3 से 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी होती है। न्यूक्लियस इनके अंदर वेरी लार्ज होता है और किडनी के आकार का होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको मोनोसाइट बोलते हैं। अगर एक न्यूक्लियस तो यहाँ पर पीछे लिम्फोसाइट में भी था, लेकिन ये ब्लड से ज्यादा लिम्फेटिक फ्लूइड में होती है, ट्रेवल करती है, इसलिए इसको लिम्फोसाइट बोल दिया गया। और जो ये सेकंड वाली है इसको मोनोसाइट बोल दिया गया, ठीक है। न्यूक्लियस वेरी लार्ज और किडनी शेप्ड यू शेप्ड होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पर लार्जेस्ट ऑफ ऑल ब्लड सेल, सारी ब्लड की सेल्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो सेल्स होती है वो मोनोसाइट होती है। फंक्शन है इसके इमेच्योर सेल इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर तो इमेच्योर सेल होती है, लेकिन ये मेच्योर कहाँ होती है, ब्लड स्ट्रीम से जाने के बाद में, टिश्यू में जाने के बाद। और ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्लड के अंदर तो इमेच्योर होती है और टिश्यू के अंदर जाने के बाद में ये मेच्योर होती है। इस प्रोसेस को ही डायपेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। देयर डिफरेंशिएशन इनटू मैक्रोफेज, मैक्रोफेज यानी बिग पार्टिकल्स को खाने वाली सेल्स, ठीक है। मैक्रोफेज के आप रोल देख लेना यहाँ पर, ये क्लियर ऑफ सेलुलर डक्ट्स यानी कि कोशिका का जो मलबा होता है, डिस्ट्रॉयड मैटर होता है उसको डाइजेस्ट करता है, डेड सेल्स को डाइजेस्ट करता है और बड़े जो पैथोजेंस होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। और ये जो सेल होती है यहाँ पर, ये मास्ट सेल की जैसी प्रॉपर्टीज रखती है। उसके भी आप देखोगे तो वो भी बोन मेरो में बनने वाली सेल्स है, एमेच्योर ब्लड के अंदर होती है और मेच्योर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एंटर होने के बाद में। और जो म्यूकोसल हमारी लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर वो सेल्स पाई जाती है, इसलिए उनको अपन ब्लड सेल्स के अंदर काउंट नहीं करते। फिर है प्लेटलेट्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स होती है वो ऐसे होती हैं। फिर थ्रोम्बिन यानी कि प्रोथ्रोम्बिन में होता है, कहीं पर अपने को इंजरी हुई वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ और थ्रोम्बिन जो है वो प्लेटलेट को एक्टिव करता है। फिर ये इस तरीके की शेप बनाती है और इस तरीके की शेप बनाकर जो एरिया है वहां का इंजरी वाला, उस पर टेम्परेरी प्लग बनाती है और उसके बाद में इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। चलिए अपन इनको देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। दीज आर नॉट ट्रू सेल्स आर स्मॉल एन्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि इनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपन बोन मेरो के अंदर इनका जो कल हेमेटोपोइसिस देखेंगे तो एक मेगा कैरियोसाइट होती है, उससे प्लेटलेट्स बनती है। मेगा कैरियोसाइट में क्या होती है कि सबसे बड़ा जो है न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस ऐसे लूप्स में होता है। तो जैसे ये मेगा कैरियोसाइट ब्लड फ्लो के अंदर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है, तो फ्लो के कारण ये बिखर जाती हैं और फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको अपन प्लेटलेट्स बोलते हैं। फिर है फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या है, दे आर एसेंशियल फॉर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये है कि ब्लड को बहने से रोकना, ब्लीडिंग नहीं होने देना, ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको प्रॉपर बनाकर रखना, उसको ही होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। चलो अपन ने देख ही लिया कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, प्लेटलेट को एक्टिव करता है और फिर ये टेम्परेरी प्लग बनाती है। फिर यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि कैसे होती है, पिंच डॉप्ट होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है पिंच ऑफ एंड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूमरस सेल। ये देख लिया आपने कि मेगा कैरियोसाइट से ये जो है वो बनी हुई होती है, फ्रेगमेंट्स होते हैं उस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर अल्फा ग्रेन्यूल्स और जो सॉरी डेंस ग्रेन्यूल्स, दो टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं कि जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होता है उनके अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं और ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जो उस इंजरी वाली जगह पर क्लोट बनाएंगे और फिर वापस उसको रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, वुंड हीलिंग यानी घाव को हील करने में। डेंस ग्रेन्यूल्स में क्या होता है ना कि केमिकल्स होते हैं एडीपी और सेराटोनिन। ये एडीपी या फिर ये सेराटोनिन जो है ये क्या करता है, कीमो अट्रैक्ट करता है अदर प्लेटलेट्स को। यानी कि यहाँ पर कोई इंजरी हो गई तो यहाँ पर कोई प्लेटलेट आई, प्लेटलेट ने डेंस ग्रेन्यूल्स से रिलीज किए और उसके अंदर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रिलीज हुआ तो ये सेरोटोनिन मोर प्लेटलेट्स को यहाँ पर कीमो अट्रैक्ट करेगा, जिससे टेम्परेरी प्लग बनेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद में कैस्केड सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एडिशन होता है, यानी कि ब्लड जहां पर ब्लड वेसल डैमेज हुई वहां पर प्लेटलेट्स आकर जमना स्टेट हो जाती है, कोलेजन बना लेती है। एक्टिव एंड एग्रेशन, एक्टिव हो जाती है और रिलीज केमिकल्स, जैसा आपने पढ़ा, केमिकल्स रिलीज करती है, प्लग फॉर्मेशन करती है और मोर एंड मोर प्लेटलेट्स को इनवाइट करती है, कीमो अट्रैक्ट करती है। उसके बाद में क्लोटिंग कैस्केड चलता है और फाइनल क्लोट बनता है। तो कल वाले लेक्चर में जो हेमेटोपोइसिस पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर अपन बात करेंगे कि कैसे ये सेल्स बनती हैं, कहाँ ये बनती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल वाले लेक्चर में हेमेटोपोइसिस के साथ में। स्मॉल टाइम बिग कॉन्सेप्ट जस्ट विद इन 15 मिनट।
और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।